हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड इन तीनों की पहचान कैसे करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सिंपल रिएक्शन और फार्मूला मेकिंग हम इन एलिमेंट्स की सहायता से कैसे बना सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर पेरियोडिक टेबल के मैंने एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और पी ब्लॉक के 6 ग्रुप को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब इसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर मेटल कौन से है, नॉन मेटल कौन से है और मेटलॉइड मतलब धातु, उपधातु और अधातु कौन कौन से एलिमेंट है। सिंपल तरीके से हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मध्य में कौन सा भाग है, डी ब्लॉक है, जो दर्शाया नहीं गया है। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 13वें नंबर का ग्रुप है इसमें आपको बोरान, ठीक है, यहां से हमें क्या जाना है, डायगोनल जाना है, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो डायगोनल जाएंगे तो हम इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद एस आई, ठीक है। फिर एस आई के बाद क्या आएगा, ए एस के बाद क्या आएगा, टी ई, ठीक है। और उसके बाद ये एस्टेटाइन जो है इसको हम इसमें नहीं शामिल करेंगे, उसका रीजन मैं अभी आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको सिलिकॉन और आर्सेनिक के बीच का जर्मेनियम और आर्सेनिक और टेलुरियम के बीच का एंटीमनी, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे एक और एलिमेंट है और वो है पोलोनियम। तो यहां पर अभी मैंने जितने भी राउंड या गोले लगाए हैं ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं उपधातुओं को। क्लियर है? तो यहां पर कितने उपधातुओं की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 उपधातु है। अब इसमें काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि एस्टेटाइन भी इसमें सजेस्ट किया गया है, ठीक है, पर उसमें अधात्विक गुण ज्यादा होता है, इसलिए इसमें हमने उसको शामिल नहीं किया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कितने एलिमेंट हो गए, 7। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये होगा आपका मेटल, उसके बाद मेटलॉइड और यहां आएगा नॉन मेटल। क्लियर है? तो मैंने मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटल को हम कहते हैं धातु, मेटलॉइड मतलब होता है उपधातु और नॉन मेटल मतलब होता है अधातु, ठीक है। तो अभी यहां पर जो राउंड वाले लगे हैं वो किसको दर्शा रहे हैं, उपधातुओं दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गए मेटलॉइड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि धातु कौन से हैं। तो यहां पर जितने भी राउंड बने हैं उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वे सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो आपको इस राउंड के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, अर्थात क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जो राउंड वाले एलिमेंट्स है ये हो गए आपके मेटलॉइड, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या हो गए, मेटल, और इस उपधातु के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। इसके बाद अब इनके गुण क्या होते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है धातु या मेटल। तो धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों को दान करने की क्षमता होती है। सेम इसी प्रकार से यहां पर जो नॉन मेटल दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसका मीनिंग होता है कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्लियर है?
ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब इसमें देखेंगे कि दाता जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वे निगेटिव आयन होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए जो धातु दी है इसे हम प्लस कहते हैं या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है अर्थात माइनस है इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने धातु, उपधातु और अधातुओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और यदि आपको ये धातुओं के बारे में पता चल जाता है कि इसमें से कौन से धातु है, कौन से उपधातु है और कौन से अधातु है, तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन को बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें एक चीज और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो उपधातु लिखा हुआ है इसमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कैसे? यदि किसी धातु को हम उपधातु के पास में लाते हैं तो धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को दान करने का। तो ये उपधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही बन जाएगी, अर्थात वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करेगी। मतलब यहां पे जब धातु के संपर्क में उपधातु को लाया गया है तो उपधातु काय की तरह व्यवहार कर रही है? इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार कर रही है और धातु जो है वो काय की? इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर रही है। क्लियर है? इसी प्रकार से यदि हम मेटालाइट मतलब उपधातु और अधातु इन दोनों को पास में लाते हैं तो अधातु का गुण है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का, तो जो उपधातु है वो कुछ समय के लिए क्या बन जाएगी? धातु बन जाएगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों को दान करने की क्षमता आ जाएगी। तो उपधातु जो है वो 2 प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती है, वो धातु के गुणों को भी प्रदर्शित करती है और अधातु के गुणों को भी प्रदर्शित करती है। तो आई होप ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी सहायता से हम सिंपल फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं वैलेंसी लिख रहा हूं, ठीक है। वैलेंसी, इसका मीनिंग क्या है? संयोजकता, ठीक है। तो आपको संयोजकता याद करने का एक क्रम बता रहा हूं। तो क्रम है इसका 1 2 3 4, फिर इसके बाद रिवर्स चलना है। 4 के बाद क्या आएगा? फिर 3 2 1 0। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? वैलेंसी को याद रखने का सीक्वेंस। अब ये आया कहां से है वो आपको मैं जब एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहां से आया है। ठीक है, चलिए। अब ये संयोजकता हो गई आपकी, तो आपको संयोजकता याद रखना है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन और फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मैकिंग। ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर उपस्थित एलिमेंट्स में से कोई भी 2 एलिमेंट्स की हम आपस में क्रिया कराएंगे। तो जैसे कि मैं यहां पे एलिमेंट्स ले लेता हूं Na+Cl, Na+S, Na+Br, उसके बाद P+S, O+Cl और एक ले लेते हैं Ne+S।
तो यहां पर कुछ मैंने 2 एटम या परमाणुओं को आपस में मिला दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी, आप इसमें से कोई भी एलिमेंट्स की क्रिया आपस में करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो एलिमेंट्स यहां पे लिखे हैं आप उसी की रिएक्शन करवा सकते हो। इस आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक में से आप कोई भी एलिमेंट्स को उठाकर उनके बीच में रिएक्शन करवा सकते हो। अब यहां पे आप देखेंगे Na प्लस Cl, तो आपको सिंपल रिएक्शन बनाना है। यदि आपको इतना भी समझ में आ गया तो आपकी केमिस्ट्री पढ़ना सफल हो गया। क्लियर है? तो देखो यहां पे Na, अब यहां पे आपको Na की वैलेंसी देखना है। तो Na की वैलेंसी कितनी लिखी है हमने? 1, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे। यहां पर Cl है, तो Cl की वैलेंसी कितनी दी गई है? तो Cl की वैलेंसी आप देखेंगे तो ये कितनी है? 1, तो यहां पर 1 लिखते हैं। तो इसको आपस में अभिकृत कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, तो ये हो गया NaCl। सिंपल सी रिएक्शन तैयार होगी। अब इसमें क्या करना है? इसकी वैलेंसियों को क्रॉस करना है। तो Na की वैलेंसी 1 होती है, वो हम Cl में लगाएंगे, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1, वो हम Na में लगाएंगे। क्लियर है? किंतु 1 को लिखा नहीं जाता, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होने का मतलब भी 1 ही होता है। तो यहां पे क्या काय का निर्माण हो गया? NaCl का। नेक्स्ट देखेंगे Na की वैलेंसी फिर से कितनी होती है? 1, और S मतलब सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो यहां पर हम लिख देंगे। अब इसके बीच में आपस में क्रिया कराएंगे तो NaS, तो ये बन गया हमारा NaS। अब इसकी वैलेंसी को हम क्रॉस करेंगे, तो Na की वैलेंसी 1 है, वो सल्फर में लगाएंगे, तो 1 को लिखा नहीं जाता। सल्फर की वैलेंसी 2 है, वो Na में लगा देंगे, तो क्या बन गया हमारा? सिंपल सा एक कंपाउंड का निर्माण हुआ Na2S। क्लियर है? थर्ड, Na की वैलेंसी फिर से कितनी है? 1, और Br की वैलेंसी फिर से कितनी है हमारे पास? 1, तो इस प्रकार से क्या बनेगा? NaBr, और दोनों की वैलेंसी 1 है, दोनों की वैलेंसियों को क्रॉस कराएंगे, एक को लिखा नहीं जाता, तो हमारा कंपाउंड बन गया NaBr। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे P प्लस S, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 है और सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा? PS। क्लियर है? अब इसकी वैलेंसियों को क्रॉस कर दो, तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 है, वो सल्फर में लगाएंगे, सल्फर की वैलेंसी 2 है, वो फास्फोरस में लगाएंगे, तो हमारा निर्माण हो गया कंपाउंड का P2S3। कितने सिंपल तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको इतना भी याद हो गया तो आप आसानी से कोई भी सिंपल रिएक्शन को बना सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ना कोई इसमें रॉकेट साइंस है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम O प्लस Cl। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है यहां पर? 2, और Cl की कितनी है? 1, तो ये बन जाएगा OCl। अब वैलेंसी को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, Cl में लगा दो, और Cl की 1 है, तो 1 को लिखा नहीं जाता, तो हमारा कंपाउंड बन गया OCl2। लास्ट है हमारा Na की वैलेंसी देखो कितनी होती है? 0, और सल्फर की कितनी होती है? 2। तो अब हम यहां पे देखेंगे, एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर Na की वैलेंसी कितनी है? 0। तो अब अगर मैं 0 लगाकर मैं किसी भी चीज को खरीद सकता हूं। यदि मैंने कहा कि मेरे पास 0 प्लेन है ना, मतलब मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, पर कितने प्लेन है मेरे पास? 0, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहे हो? मेरे पास 0 ट्रेन है, इसका मतलब मेरे पास क्या है? कुछ भी ट्रेन नहीं है। तो 0 लगाकर हम दुनिया की किसी भी चीज को खरीद सकते हैं जो एक्चुअल में वास्तविक तौर पर हमारे पास नहीं होगी। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि Ne0S2, तो यहां पे नो रिएक्शन। मतलब यहां पे नो रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहां पर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब यहां पर कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, नो कंपाउंड। ठीक है, या नो रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब बस छोटा सा थोड़ा सा वीडियो बचा है 2 मिनट का, इसको भी आपको मैं बता देता हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मेटल प्लस मेटल,
नो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड। और लास्ट में है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये हो जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। यदि मेटल प्लस मेटल मतलब हम धातु प्लस धातु इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड, यदि हम मेटल लेते हैं और मेटल के साथ नॉन मेटल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये मेटल है Na और Cl क्या है? नॉन मेटल है, तो ये हो गया आपका मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आयोनिक कंपाउंड। तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सेम सेकंड एग्जांपल भी, ये मेटल ये नॉन मेटल, तो हमारा काय का निर्माण हो जाएगा? आयोनिक कंपाउंड का, तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको हम। थर्ड है, ये भी मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल, तो यहां पर भी काय का निर्माण हो गया? आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, इसके बाद P और S, P नॉन मेटल, S नॉन मेटल, तो यहां पे देखेंगे हम दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की कंडीशन होने पर यहां पे क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मीनिंग होता है, क्या होगा इसका मीनिंग? कोई बताएगा? आप लोग इसको देखा भी करो और वीडियो को केवल स्क्रीनशॉट खींच के मत रखा करो। इससे क्या होगा? आप स्क्रीनशॉट जमा करते रखेंगे, इसके अतिरिक्त इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इन चीज़ों को आप अपने बुक में नोट डाउन करिए, तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बताया कि मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड हो चुका है। अब हमारी बात चल रही थी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सहसंयोजी यौगिक। क्या होगा? सहसंयोजी यौगिक। तो ये हो गया हमारा सहसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और Cl ये दोनों भी क्या है? नॉन मेटल है, तो सेम कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और लास्ट में हमारा दिया हुआ है नियॉन और S, यहां पे कोई कंपाउंड ही नहीं बन रहा है क्योंकि ये क्या है? अक्रिय गैस है और इसीलिए ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। आज का टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।